लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग सर। ओह आओ आओ सूरज, एग्जाम तो खत्म हो गए, अब क्या इरादा है? छुट्टियां इसलिए गांव जाऊंगा सर। जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा सूरज, एक प्रिंसिपल, एक उस्ताद होने के नाते मेरी तमन्ना है कि मेरे विद्यार्थी देश की सेवा करें, देश की तरक्की में उसका हाथ बटाएं। तुम इस कॉलेज के बेहतरीन स्टूडेंट हो। मैं चाहता हूं कि तुम आईएएस का एग्जाम पास करके आईएएस ऑफिसर बनो और देश की खूब सेवा करो। आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर बनूंगा सर। देश की सेवा जरूर करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हाय। अरे तुम कब आई? जब प्रिंसिपल साहब तुम्हारी तारीफें करके तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर बिठा रहे थे, मैं करीब उसी वक्त आई। सुनिए, कल के होने वाले आईएएस साहब, इतनी ऊंचाई पर जाकर आप हम नीचे वालों को कहीं भूल तो नहीं जाएंगे? डोंट बी सिली। अरे बाबा, सिल्ली विल्ली की बात नहीं, ऊपर वालों को नीचे वाले जरा कम दिखाई देते हैं, इसीलिए अभी से तुम्हें मस्का लगाकर तुम्हारी दिल में अपनी जगह परमानेंट कर रही हूँ। चलो गांव चलते हैं, नई गाड़ी हाजिर है। जी नहीं, मैं बेकार हूँ, मैं कार में नहीं जाऊंगा। तो क्या शहर से गांव तक पैदल चलोगे? क्यों? ट्रेन में जाऊंगा भाई। ट्रेन में? हाँ। टिकट बुक कर लिया है क्या? और नहीं तो क्या। ये देखो। बताओ बताओ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? टिकट फाड़ दिया। अरे टिकट फाड़ दिया, लेकिन मैं गांव कैसे जाऊंगा? मेरी कार में। तुम्हारी कार में? अरे बाबा, फ्री थोड़ी ले जा रही हूँ। जब तुम्हें पहली तनख्वाह मिलेगी ना, तब किराया दे देना। उफ। अरे चलो जी। सूरज, एक सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं। इम्तिहानों के सवालों का जवाब देते देते थक गया हूँ। अब किसी भी सवाल का जवाब देने की मेरे भेजे में ताकत नहीं है। ठीक है बाबा, मत जवाब दो। लो, कोई भी एक उंगली पकड़ लो। जी नहीं, पहले उंगली पकड़ने को कहोगी, बाद में हाथ पकड़ने को कहोगी, उसके बाद न जाने क्या क्या पकड़वाओगी। मैं नहीं पकड़ता, तुम गाड़ी चलाओ। हैं? अरे गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? तुमने मेरी उंगली क्यों नहीं पकड़ी? अच्छा बाबा, लाओ पकड़ता हूँ उंगली। ये लो। माय गॉड! क्या हुआ? जो मैंने सोचा था वही हुआ। क्या? तुम सचमुच कलेक्टर बन जाओगे। दाद तेरे की। अगर तुम्हारी उंगली पकड़ने से लोग कलेक्टर बनने लगे तो कल पूरे हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे दरवाजे पे होगी। देख लेना, एक दिन याद करोगे मेरी बात को। और एक बात सुनो, अगर तुम मेरी इस उंगली में अंगूठी पहना दो ना, तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारी इस उंगली में अंगूठी पहना दूंगा तो तुम्हारा बाप मेरे गले में फांसी का फंदा पहना देगा। क्यों? तुम्हें क्या लगता है वह हमारी शादी के लिए राजी होंगे? होना ही पड़ेगा। अगर ना हुए तो मैं तुम्हारे पास चले आऊंगी। इतनी हिम्मत है मुझ में। चलो ठीक है, चलो। सूरज, देखो देखा, हमको देखकर वो लोग शर्मा कर भागे। शर्मा कर नहीं, घबरा कर। इस माशे को जानती हो? यह है रघु, इस गांव का मुंसिफ। अपनी पहली बीवी का खून कर चुका है और हर रोज एक नई लड़की से इश्क लड़ाता फिरता है। रघु यानी सूनन जी का बेटा? जी हाँ, आपके पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त है। बंसीलाल जी, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, गांव में शांति है ना। ओ, गांव में जब तक धींगा मस्ती ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, कोई मेरे पैरों में सर रगड़ के रो ना रहा हो, तो मुझे खाना हजम नहीं होता है। ऐसे लगता है जैसे पेट में शैतान खुदकुशी कर रहा है। जी हाँ, वो तो है। आपके होते हुए शांति हो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सैलाब आया है, फिर भी जमीन सूखी है। हाँ, और सन 60 बहालपुर के लोग हमेशा याद रहेगा। बताओ क्यों? इसलिए कि वहाँ खेती बाड़ी के लिए सरकार जो नहर बनवाने जा रही थी, उसमें आधे गांव वालों की लाशें तैरती नजर आई थी। वो घटना भी इतिहास में आपकी मेहरबानियों के कारण लिखी जाएगी। दरअसल हमने ऐसे इतिहास लिखने के लिए इस दुनिया में जन्म लिया है, मगर आजकल उस इतिहास की लिखाई कुछ बंद सी होती जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए बंसीलाल जी, ऊपर वाला कोई ना कोई मौका इतिहास लिखने का जरूर भेजेगा। कमाल हो गया बंसीलाल जी,
नमस्ते। अरे रघुराव, गांव के मुंसिफ ऐसे भागते आ रहे हो जैसे पीछे शेर पड़ा हुआ है। अरे हुजूर, पीछे शेर पड़ा होता तो बहुत अच्छा होता। आपके इतिहास में एक और कहानी लिखी जाती। जानते हो, मैं जो नजारा देख के आ रहा हूँ, आगे फोड़ने को जी चाहता है शर्मा जी। हमें बताओ, हम तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। अरे हुजूर, मैं जो नजारा देख के आ रहा हूँ ना, डूब मरने को जी चाहता है, जमीन में गड़ जाने को जी चाहता है। यार, गांव के मुंसिफ हो, क्यों काले हजाम की तरह लगाई बुझाई कर रहे हो? बोलो क्या हुआ? अरे शर्मा जी, हमने सोचा था बंसी लाल जी की बेटी शहर से डिग्री लेकर आएगी। और जानते क्या लाई है? क्या 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 क्या? अपने साथ दामाद लेकर आई है। क्या बकवास करता है? अरे हजूर, मैं बिल्कुल ठीक बक रहा हूँ। वो कोई गड़बड़ करके नहीं आई है, अपने साथ दामाद लाई है। रघु, ज्यादा बकवास करेगा तो ट्यूबवेल के पाइप की तरह 40 फुट जमीन में गाड़ दूंगा। अरे हजूर, मुझे गाने से क्या दामाद ही कर जाएगा? तुमने खुद देखा या किसी को कहते हुए सुना है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बड़े प्यार से उसके गले में बाहें डाल के सीटी बजाते हुए गाड़ी चला रहे। प्रीति, जी पिताजी। इम्तिहान कैसे हुए? अच्छे हुए। मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती थी तेरी कि तू कब इम्तिहान देकर पास होगी, फिर मैं कब तेरा ब्याह करूंगा, तुझे तेरे घर रवाना करूंगा। फिर कोई ढंग का लड़का भी नहीं मिलता था। बड़ी तलाश के बाद एक लड़का मिला है। सूरज के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सूरज? वो तो बहुत अच्छा लड़का है पिताजी। और चालाक और होशियार भी है। होशियारी और चालाकी तो पूछे मत। कॉलेज में उसके टक्कर का कोई स्टूडेंट है ही नहीं, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट। हाँ, लेकिन एक चीज में बेचारा बिल्कुल लास्ट है, दौलत में बहुत गरीब है। तो क्या हुआ, दौलत में हम लोग फर्स्ट हैं। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बंसीलाल अपनी इकलौती बेटी के लिए कोई ढंग का लड़का भी नहीं ढूंढ सका, गरीब के गले में मान दिया उसको। मेरा तो इतिहास ही खराब हो जाएगा। आप गलत सोच रहे हैं पिताजी। लोग उल्टा आपकी तारीफ करेंगे कि बंसीलाल सिर्फ दौलत से ही अमीर नहीं बल्कि दिल से भी अमीर है। अपनी बेटी को एक पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में दे दिया। हाँ, वो तो ठीक कह रही है तू। ओह, थैंक यू डैडी। आप कितने अच्छे हैं। सूरज तो एकदम पगला है। जब मैंने उससे कहा कि आप हम दोनों की शादी के लिए राजी हो जाएंगे, वो मानता ही नहीं था। मैं अभी जाकर उसे एक खुशखबरी सुनाती हूँ और उसे कान से पकड़ के लाती हूँ। हाँ, कान वान से मैं पकड़ूंगा, बल्कि कान उखाड़ भी लूंगा। ये क्या है? ये मेरी और सूरज की तस्वीर है। कॉलेज के फंक्शन में खिंचवाई थी। मैं मेनका बनी थी और सूरज विश्वामित्र। सूरज बहुत अच्छा लगता है ना पिताजी? लगता है। विश्वामित्र के पास तो तपस्या का खजाना था, लेकिन ये विश्वामित्र तो भिखारियों से भी ज्यादा गरीब है। तुम्हारे जूते की कीमत एक तरफ और इसके पूरे घर की कीमत एक तरफ। और ऐसे भिखारी के घर मेरी बेटी बहू बनकर जाए, ये मेरे जीते जी तो एक तरफ, मेरे मरने के बाद भी नहीं हो सकता। पिताजी, ये प्यार नहीं, बचपना है, बेवकूफी है, हिमाकत है, गुड्डे गुड्डियों का खेल है। और इस खेल के लिए मैं अपनी शान, शौकत, इज्जत, मान, मर्यादा को खाक में नहीं मिला सकता। मगर मैं मिला सकती हूँ। आपकी इज्जत, आपका रुतबा मेरे और सूरज के बीच में आया तो मैं उसे रौंद कर सूरज के साथ चले जाऊंगी। चली जाएगी? बेटी, मेरी रईसी की वजह से मेरे कई दुश्मन पैदा हो गए, इसीलिए मैंने रिवॉल्वर, बंदूक, हर किस्म के हथियार का लाइसेंस लेकर रख लिया है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे हथियार तुम्हारी वजह से इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे। इसका मतलब आप सूरज की जान लेने की धमकी दे रहे हैं? ना बेटी ना, धमकी तो बुज़दिल दिया करते हैं, मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ। अब देखना, तेरी शादी वाले दिन पान सुपारी की थाल में मैं तुझे सूरज का कटा हुआ सर तोहफे में दूंगा। पिताजी। हाँ बेटी, क्या है, मैं जबान का पक्का हूँ, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। फिर मेरी बात भी सुन लीजिए। आप मुझे मेरी शादी के दिन सूरज का कटा हुआ सर तोहफे में देंगे और मैं उसी मंडप में आपको अपनी लाश तोहफे में दूंगी। जब मिलाकर देख लेना किसका तोहफा ज्यादा अच्छा होगा, बाप का या बेटी का। ये मेरे खून से मेरा इतिहास लिखने के चक्कर में? अच्छा, मैंने भी तेरा इतिहास न बदल दिया तो मैं भी तेरा बाप नहीं। मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ। क्यों यशपाल, तुम तो उधार लेकर डकार तक नहीं ले रहे हो? मेरा उधार याद है या नहीं? बिल्कुल याद है मालिक। मैं बहुत जल्द आपके 40,000 रुपए चुका दूंगा। बहुत जल्द करते बहुत देर हो गई, मगर तुम्हारा बहुत जल्द अभी तक नहीं आया। यशपाल, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा घर अभी तक सलामत है। मैंने उसे नीलाम नहीं करवाया। सब आपकी मेहरबानी है।
लेकिन तुम बंसीलाल की मेहरबानियों को घर की दाल समझकर पी गए हो। हमने तुम्हें कर्जा इसलिए दिया था कि तुम्हारा दामाद कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच जाए और तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहे। जी हाँ, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भुला सकूंगा। नहीं यशपाल, तुम एहसान भुला चुके हो और अब तुमने एहसान के बदले एहसान फरामोशी शुरू कर दी है। जी जय, आज पता चला कि तुम्हारे घर में तुम्हारे खून से कैसे कीड़े ने जन्म लिया है, जो रहता तो गटर में मगर घर महलों के छत पर बनाने की सोच रहा है। किसकी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारा बेटा, वो मेरी बेटी की जूतियां उठाने के लायक नहीं है। हरामखोर मेरी बेटी से इश्क कर रहा है, उसे अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मालिक? तुम जाकर अपने घटिया बेटे को सलीम और अनारकली की कहानी सुनाओ। उससे कहो कि जिस तरह अकबर बादशाह ने अनारकली को जिंदा कब्र में गड़वा दिया था, यह बंसीलाल उसको जिंदा खेत में गड़वा कर ऊपर से ट्रैक्टर फिरवा देगा, याद रखना। उससे कहो कि जिस तरह अकबर बादशाह ने अनारकली को जिंदा कब्र में गड़वा दिया था, यह बंसीलाल उसको जिंदा खेत में गड़वा कर ऊपर से ट्रैक्टर फिरवा देगा, याद रखना। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटा, पैर पर पत्थर गिर गया था। पिताजी, आप सुबह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या दीदी की फिक्र लगी नहीं आपको? नहीं बेटा, नहीं। तो क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरे इम्तिहान बहुत अच्छे हुए हैं और प्रिंसिपल साहब ने आशीर्वाद देकर कहा है कि सूरज, एक ना एक दिन तुम कलेक्टर जरूर बनोगे। भगवान उनके आशीर्वाद को सच साबित करते। पिताजी, पिताजी, बंसीलाल कुर्की लाया है। वो अपना घर और जमीन नीलाम करवा रहा है। चलो भैया। हाँ तो भाइयों, यशपाल का ये मकान बंसीलाल जी के 40,000 रुपए के कर्ज के बदले में नीलाम करवाया जा रहा है। ये सरकारी नीलाम है। बोली लगाना शुरू करते हैं। चलो बोली लगाना शुरू करो। ठहरो, हमारे घर को नीलाम करने का हक किसने दिया आपको? सरकार ने, कोर्ट ने। पहले सामने खड़ा पूछ लो उससे। न नोटिस दिया न खबर की, अपने पैसे और वसीले के जोर पर नीलामी के कागज लेकर पहुंच गए। नोटिस मैंने भेजी थी, तुम्हारी नजरों से नहीं गुजरी होगी। ठीक है? अजय, ये रहा नोटिस। बंसी जी, आप एक बात का बदला दूसरे अंदाज से ले रहे हैं। सच बोलिए, आपने नोटिस कब दिया था? यशपाल, तुम दरअसल सठिया गए हो। गरीबी के कीड़ों ने तुम्हारी याददाश्त को चबा डाला है। मैंने तुम्हें नोटिस नहीं दिया था और तुमने मालूम है क्या कहा था कि मैं आपके पैसे लौटाने के लायक नहीं हूं, कुछ दिन मुझे इस मकान में रहने दीजिए। जब मेरा बेटा कॉलेज से लौट आए तो फिर मेरी जमीन, मेरा मकान नीलाम करके अपने पैसे वसूल कर लीजिएगा। कहा था या नहीं कहा था तुमने? अच्छा चलिए, मैं झूठा सही, बुढ़ापे में मेरी याददाश्त हो गई है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये नीलाम रुकवा दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। ये जमीन, ये छत छिन गई तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? पिताजी आप तो चुप है। मुझे क्या मालूम, मुझसे पूछ कर ये बच्चे पैदा किए थे क्या? क्या कहा बे? सूरज। अच्छा, जोर दिखाता है। शर्मा, रोका नीलामी। जी चलो भाई लोग, बोली लगाओ। अब जी रहम कीजिए, आप ये घर नीलाम नहीं कर रहे, आप मेरे बच्चों की जिंदगी नीलाम कर रहे हैं, उनका भविष्य नीलाम कर रहे हैं। इतना जुल्म मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पिताजी उठिए, किसके आगे सर झुका रहे हैं? जो हमेशा गरीबों का सर काटता है, आप इससे रहम की भीख मांग रहे हैं, जिसकी परछाई से जहर टपकता है। आपका बेटा भी जिंदा है, अपने पिता और बहन की जिंदगी का बोझ उठाने की शक्ति मेरे बाजू में है। चलिए नीलामी शुरू कीजिए। आइए पिताजी, आओ। हम तो समझे थे कि यशपाल की जायदाद हड़पने की खुशी में हमें स्कॉच की पार्टी मिलेगी, लेकिन बंसी लाल जी तो हमें देसी भी लाकर डरका रहे हैं। अरे इतना ही नहीं रघु जी, सूद पे सूद मार मार के 4 के 40,000 बना लिए। हराम का माल खागा कि दिमाग में हरामी कीड़े पड़ गए। साले मैं तेरा इतिहास लिखने बैठूंगा ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा, याद रखना। क्यों गीला करने की बात कर रहे हैं बंसीलाल जी? मुझे कोई इतिहास नहीं लिखना है, लेकिन एक आइडिया मेंढक की तरह मेरे दिमाग में उछल रहा है। क्या है? दुनिया के तालाब में लड़कियों को मछलियों की तरह पकड़ने में अपने रघु जी 1 नंबर के चैंपियन है। सीधे बैठ, सीधे बैठ। तो आइडिया ये है कि क्यों ना इस सांड को सूरज की बहन सीता के पीछे लगा दिया जाए। जिंदगी में आखिरी मर्तबा तूने अकलमंदी की बात की। आखिरी हाँ। क्या है कि विधवा है मगर जवान है, गदराया हुआ फल है जिसे कम खाया गया है। बंसीलाल जी, क्यों ना इस फल को अपनी टोकरी में बांध ले? मेरी जायदाद हड़प करके अब मेरी बेटी की इज्जत लूटने का इरादा रखते हो? मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा, लेकिन ये काम हरगिज़ नहीं करने दूंगा। छोड़ दो मुझे,
अरे बाप रे, ये तो मर गया, सचमुच मर गया बंसीलाल जी। एक काम कर, सुबह इसकी लाश गांव के किसी पेड़ से लटकती नजर आनी चाहिए, ताकि लोग समझें इसे जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर लिए। चल। राम नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है, राम नाम सत्य है। तुम्हारे बाप से मुझे 40,000 रुपए वसूल करने थे, नीलामी से सिर्फ 20,000 रुपए वसूल हुए, बाकी के 20,000 का क्या होगा? आप इंसान हैं या वैशी? मेरे कांधे पर मेरे पिताजी की लाश रखी है और आप हिसाब मांगने आए हैं। इंसान हूं तभी तो हिसाब मांगने आया हूं। तुम्हारे कांधे पे तुम्हारे बाप की लाश है और तुम्हारे बाप के कांधे पे मेरे कर्जे का बोझ है। कर्जा उतार दो और आरती आगे बढ़ाओ, वरना ये लाश यहां से आगे नहीं जा सकती। तो ला कागज ला, मैं लिख कर देता हूं कि कर्जा मैं अदा करूंगा। मुझे अब कागजों की लिखाई पे भरोसा नहीं रहा। तेरे बाप ने भी तो लिख के दिया था, मर गया, अब मैं क्या मुर्दे को जिंदा करके पैसे वसूल करूंगा? कर्जा चुकाओ और अर्थी आगे बढ़ाओ, सीधा हिसाब है। अभी इसी वक्त हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मेरे भाई को नौकरी मिल जाएगी, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका कर्जा उतार देंगे। नौकरी? नौकरी तो ये शहर करने जाएगा ना, उसके बाद तुम भी एक दिन यहाँ से खिसक जाओगी। नहीं, नहीं, फिर न ये आएगा, न तुम आओगी और न बंसीलाल जी का पैसा ही आएगा। नहीं, एक तरीका है, जब तक तेरा भाई कर्जा नहीं चुकाता वह इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। अगर नौकरी नहीं करूंगा तो आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? वो मैं बताता हूँ। तू इसी गांव में रहेगा और मैं तुझे तेरी जमीन वापस लौटा देता हूँ। तू उस पर खेती बाड़ी करता रहे और मेरा कर्ज उतारता रहे। जब उतर जाए तो जहाँ जी में चले जाना, क्यों शर्मा? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बंसीलाल जी, इससे बढ़िया फैसला तो कोर्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, सत्य ही सत्य है, राम नाम सत्य है। बस हो गया कलेजा ठंडा, निकल गई दिल की भड़ास। अपनी बेटी का तो कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन सूरज का पूरा घर उछाड़ कर रख दिया। उसका मकान, खेत सब नीलाम कर दिया, उसके बाप को सदमे से मार दिया। अब तो आपके दिल की छाले फूट गए होंगे। नहीं, अभी कहाँ फूटे हैं, अभी तो बहुत सारे छाले बाकी हैं। तुम देखती जाओ, दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि बंसीलाल से टकराने वाले का अंजाम मौत होता है। अभी तो खाली बाप मरा है, बेटा और बेटी तो बाकी है ना। बंसीलाल जी, वो देखो। हाँ, देख रहे हैं आप? हैं? कैसे ये दोनों भाई बहन जान तोड़ मेहनत करके अपना खेत जोत रहे हैं। आप तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि ये क्या खेती करेगा, पढ़ा लिखा है, खेती करना इसके बस की बात नहीं, ये तो बस से कहीं ज्यादा कर रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है, अजय का खाक ठीक है। अगर ये यूं ही मेहनत करता रहा तो बहुत जल्द आपका कर्जा उतार देगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे और मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अजय मर गया शर्मा, मर गया। चलो गला गीला करके आते हैं। गीला? गला, पजामा नहीं। चलो पजामा। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, मगर आपको ये नहीं मालूम है कि वो फसल उगा के आपका कर्जा चुका देंगे। और तुझे ये नहीं मालूम कि वो फसल नहीं उगा सकेगा। कैसे मालूम? फसल उगाने के लिए बीज की जरूरत पड़ती है, मालूम है? मालूम है। वो बीज के लिए पैसा तेरा बाप देगा। सूरज, लो, इन गहनों को बेचकर तुम्हारे खेत के लिए बीज खरीद लो।
तुम्हारी सारी मुसीबतों का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से तुम्हें ये दुख सहने पड़ रहे हैं। तुमसे किसने कहा कि मैं मुसीबत में हूँ, दुखी हूँ? नहीं कहने से क्या होता है, मैं सब जानती हूँ। मेरे पिता तुमसे हमारे प्यार का बदला ले रहे हैं। लेने दो। बदला लेने का मुकाबला कैसे किया जाता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्रीति। जाओ, घर वापस लौट जाओ। ये गहनों को स्वीकार कर लो, फिर चली जाऊंगी। मैं किस किस्म का इंसान हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर भी ये गहने लेकर तुम मेरी मदद करने आई हो। और मैं किस किस्म की लड़की हूँ ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो, फिर भी इनकार कर रहे हो। प्लीज रख लो। प्रीति, तुम इन गहनों को नहीं छोड़कर जा रही, बल्कि हमारे बीच जो संबंध है उसे तोड़कर जा रही हो। हमारा संबंध इन गहनों से बहुत कीमती है। ले जाओ इन्हें। भैया, ये मेरे सुहाग की आखिरी निशानी है, जिसे तुम्हारे जीजा जी ने अग्नि को साक्षी रखते हुए मेरे गले में बांधा था। अब मौत तो उन्हें लेकर चली गई, साथ में मेरे मांग का सिंदूर भी मिटा गई। सिर्फ ये मंगलसूत्र छोड़ गई, ताकि ये हमारी तकलीफों में काम आ सके। भैया, इसे बेच दो। अब ये मंगलसूत्र एक विधवा के किसी काम का नहीं। बेच दो भैया। हाय। अरे तुम, बाप के बंगले में मखमली कालीन पर चलने वाले पैर इस पथरीली जमीन पर क्या कर रहे हैं? क्या करे, मजबूरी है। जब भावरे को फूल से प्यार हो तो कांटों की परवाह नहीं करता। ये फूल और कांटों की कहानी तुम्हारे पिताजी को पता चल गई तो दोनों हाथों से अपना सर पीट लेंगे। अरे पीट लेने दो। दूसरों का सर पीटने वालों को कभी कभी अपना सर भी पीट लेना चाहिए। चलो मुंह खोलो। मेरे पिता ने तुम्हारे जीवन में काफी जहर घोला है। मैं उसके बदले में तुम्हारा मुंह मीठा करने आई हूँ। लो, ये खाकर चाहे उनसे नफरत ना घटाओ, मगर मुझसे प्यार तो बढ़ाओ। तुम्हारे प्यार के बिना मेरी जिंदगी जहर बनकर रह गई। शर्मा, शर्मा, अरे कभी तो पूरा कर लेने दीजिए बंटी जी। ये सूरज के साथ कौन बातें कर रहा है? कहाँ? ओहो, आपके चश्मे का नंबर खराब हो गया है। अब दूरबीन लगा के देखा कीजिए। बातें कर रहा है, नहीं कर रही है। मैं। कौन कर रही है? आपकी बेटी। ये नहीं मालूम है। हाय 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 हाय, उसके हाथों की बनी मिठाई की खुशबू यहाँ तक आ रही है। और वहाँ तो क्या क्या हो रहा होगा। अरे मैं उनका कलेजा चीर के सारी मिठाई अंदर से निकालूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं बंसी जी। दो जवान दिलों को न मिलने देने का मतलब है खड़ी तलवार पे बैठना। ऐसी बातों को देख के भी अनदेखी कर देनी चाहिए। क्या बकता है? मैं उनका इतिहास मिटा डालूंगा। वो अपनी जिद की छुरी से आपके इतिहास का गला काट डालेंगे। देखिए बंसी जी, आप ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे तो उनकी जिद बढ़ती जाएगी। वैसे कुछ भी कहिए, ईमान की बात तो यह है कि वो साला है मर्द बच्चा, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, देखिए पढ़ा लिखा होने पर भी हल जोत लिया। आज बीज बो रहा है, कल पौधे उगा लेगा, परसों आपका कर्जा चुका देगा और तरसों आपकी बेटी को लेके चंपत हो जाएगा। ज्यादा बकवास करेगा तो मैं तेरी बीवी को उठा लाऊंगा। ले जाइए। 3 साल से उसको लकवा है, वो बिस्तर पे पड़ी है। नहीं, कोई उसको ले नहीं जाता। आप ले जाइए। उल्टी हो रही है। मैं भिजवा चलो रघु से मिलकर नया तह शुरू करते हैं। मछली हो रही है। सीता जी नमस्ते। क्या बात है, आज आप अकेली काम कर रही हैं? आपके भाई साहब नजर नहीं आ रहे? जो बोलिए तो। सीता जी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं इस गांव के कानून और इंसाफ का रखवाला हूँ। इसलिए मेरा इंसाफ तो ये कहता है कि आप पर ये विधवापन अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है।
इसलिए मैं ये देखिए आपके लिए सुहागिन का जोड़ा लाया हूँ। इसे पहन लीजिए और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांधिए। ओहो, अबे शर्मा के बच्चे साले, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जगह देखकर हाथ बढ़ाया कर। जिस दिन मेरा हाथ बढ़ गया तो साले गीला हो जाएगा। भाई साहब, नमस्ते नमस्ते। आप कब आए? काफी देर हो गई। तब तो आपने मेरी सब बातें सुन ली होंगी। भाई साहब, मेरी बातों को गलत मत समझना। मैं वाकई ही आपकी विधवा बहन सीता जी से शादी करना चाहता हूँ। हरामजादे, क्या बोला? तूने गांव के मुंशी को मारा? फिर मारा? मेरी बहन को साड़ी पहनाएगा? अबे कमीने, ये साड़ी अब मैं तुझे पहनाऊंगा। मुझे? चल उतार कपड़े। मैं कपड़े उतारूं? अबे कपड़े उतार, नहीं तो तेरी गर्दन को तेरे धड़ से उतार दूंगा। उतारता हूं। लेकिन जरा सोचो, गांव वाले देखेंगे तो क्या करेंगे? अबे उतारता कपड़े के मारू मैं। अरे उतारता हूं भैया, उतारता हूं। चल जा भाई, जा उधर। भाई साहब, आप उतार दो। अबे मुंसिफ की औलाद, इस हालत में सीधा गांव की तरफ भाग, पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर देखा तो मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। चल भाग। नहीं देखूंगा, नहीं अबे देखूंगा। मने में आप अरे ये कौन औरत है जो साड़ी उठाकर उछल उछल कर भाग रही है? अबे कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मेरी गैर मौजूदगी में किसी औरत को बदमाशी के लिए बुला लिया है? कैसे बातें कर रहे हैं आप बंसीलाल जी? अगर बुलाऊंगा भी तो इतनी भयानक लंबी चौड़ी पहाड़ जैसी औरत को मुझे गीला थोड़ी होना है। मुझे नहीं मालूम कौन है। अबे मगर तू आ तो सही। अरे उतर के तेरी बकरी जैसी मगर शरीर बहुत लाजवाब है रे उसका। मगर ये भाग कैसे रही है? लगता है अपने खसम को छोड़ के भाग रही है। अरे बंसीलाल जी, वो आपके कैंप की तरफ ही जा रही है। तू यहाँ खड़ा रहे, जी। मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। नहीं बंसीलाल जी, ये पाप का काम मुझसे नहीं होगा। मैं ही उस दुखियारी का हालचाल पूछकर आता हूँ, आप यही रहिए। एक झापड़ मारूंगा तो फटे हुए पजामे की तरह हवा में उड़ जाएगा। अरे ये पजामे की बार बार याद क्यों दिलवाते हैं आप? खड़ा रहे। खड़ा रहे। अरे कर गया न गीला।